दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को हमने स्टार्ट किया है सल्तनत काल से। सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश है वो है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के 3 चैप्टर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, और उसके बाद है जो आज हम पढ़ेंगे वो है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको ज़रा सही कर लीजिए। 1286 है ये। तो हम पढ़ेंगे, हम इसको स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे, शुरुआत से कि बलबन कैसे जो है उसको पकड़ के स्टार्ट में बेचा गया, तभी तो ये गुलाम हुआ। पहले लोग बेच दिए जाते थे, तो इसी तरह बलबन को भी पहले बेच दिया मंगोलों ने। और एक चीज़ और बता दें, इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो सुल्तान पढ़ चुके हैं, जैसे रजिया सुल्ताना है, कुतुबुद्दीन है, इल्तुतमिश है, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ें। लेकिन इसको जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में टाइम भी बहुत लगता है। इस वजह से ये आसान है, आपको पॉइंट अगर याद रहेगा तो जैसे भी वो घुमा के सवाल पूछे कोई फर्क नहीं, आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट है, मंगोलों ने बलबन को गजनी ले जाकर बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया, तभी तो ये गुलाम हुआ जाके। उस वक्त इसी तरह बच्चों को उठा के बेच दिया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो मंगोलों ने इसको पहली बार उठाया बलबन को, और गजनी ले जा कर के बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। और ख्वाजा ने क्या किया, ख्वाजा जमालुद्दीन ने उसे दिल्ली ले आए बेचने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है आपका कि इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा। ये दोस्तों नोट करके रखिए, ग्वालियर विजय, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। पॉइंट हम तीसरे की तरफ चलेंगे। रजिया के शासन काल में वो अमीर शिकार के पद पर था, यानी जब रजिया, इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था, इल्तुतमिश के बाद जब उसकी बेटी रजिया के हाथों में सल्तनत की बागडोर आई, तो तब तक ये जो है अमीर शिकार के पद पर पहुंच चुका था। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। फिर अगला पॉइंट है कि बहराम के शासनकाल में वह अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान बना, यानी रजिया के बाद जब बहराम का शासन आया तो उस वक्त वो अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। दोस्तों ये धीरे धीरे अपनी ताकत को मजबूत कर ले रहा है, और फिर नासिरुद्दीन के बाद ये खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दिखाते हैं अब आपको कैसे ये कि क्या क्या इसने किया। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ की, जो मौजूदा सुल्तान था दिल्ली का, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। यानी कि अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने जो है वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित किए। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताता है। दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसको आप जरा नोट करके रखिए, घुमा फिरा के पूछ लेता है। कभी पूछता है कि किस किताब में जो है अपने को अफरासियाब का वंशज बताता है, और कभी बताता है कि कौन सा वंशज बताता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग घुमा फिरा के पूछता है। तो आप इस पॉइंट को, इसी से मैंने पॉइंट लिखे हैं कि आप पॉइंट याद रखिए, वो कैसे भी सवाल घुमा के पूछेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, अफरासियाब का वंशज बताता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है,
1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। देखिए अपने असली उसमें आ गया, अभी इसमें वो बन गया सुल्तान। 1265 में वो बलबन जो है सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। दोस्तों अब स्टार्ट होता है इसका दौर। गयासुद्दीन इल्बरी तुर्क था, इल्बरी तुर्क था। ये भी आप नोट करके रखिए, ये पूछता है कि कौन से वंश का था, तो वो इल्बरी तुर्क था। इसको भी नोट करके रखिए, इम्पॉर्टेंट है, आप इसके भी नोट्स तैयार कीजिए। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम इल्तुतमिश के 40 दल जो बनाया था उसे बलबन ने नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था 40 अमीरों का, जो उसने इस मकसद से बनाया था कि ये लोग हुकूमत को, सरकार को चलाने में हमारी मदद करेंगे, हमको राय देंगे, अलग अलग विभागों के बारे में हम इनसे राय लेंगे और उसे चलाएंगे। लेकिन आगे चल कर के यही 40 का दल जो है सरकार के हर काम में टांग लड़ाने लगा। तो बलबन जो है ने महसूस किया कि ये ठीक नहीं है। उसने जैसे ही वो गद्दी पर बैठता, सर्वप्रथम, नोट कर लीजिए, सर्वप्रथम इल्तुतमिश के बनाए हुए 40 दल को बलबन ने नष्ट कर दिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबे सवाल में आ चुका है, तो इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कुरान के नियमों पर शासन व्यवस्था को चलाता था या उसको आधार मानता था, और स्वयं सुल्तान अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, तथा उसका यह मानना था कि उसका निरंकुश होना आवश्यक है। यानी सुल्तान जो करे उसके खिलाफ किसी तरीके की जांच वगैरह ना हो, वो जो चाहे सो करे, वो निरंकुश है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई यहाँ, यानी उसको जहाँ जरूरत पड़ी उसने तलवार उठाया है, किसी चीज को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। यानी सल्तनत काल का सबसे ये जो है जल्लाद एक तरीके से कह सकते हैं सुल्तान हुआ है, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। उसने उलमा को राज के किसी भी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। यानी जो उलमा हजरात थे उनको जो है वो कहा आप इसमें इंटरफियर ना कीजिए। और वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, आवाम है, वो मिली जुली है, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो हमको दोनों की भावनाओं को देखते हुए काम करना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष की बात माननी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको भी आप नोट करिए। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कौन सी उपाधि धारण की, तो ये है आपका जिले इलाही की उपाधि उसने धारण की। बलबन के शासन की सफलता का जो मुख्य जो कारण था वो था उसका गुप्तचर विभाग, बहुत ही स्ट्रांग था। ये पूछता है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान का जो गुप्तचर विभाग था वो सबसे स्ट्रांग था, तो वो आपका बलबन है। मंगोलों से निपटने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन, थोड़ा सा यहाँ इरर है, इसको काट दीजिए, दीवाने अर्ज का गठन किया और उसका प्रमुख आरिजे मुमालिक को बनाया। ये उसके पोस्ट का नाम है, आरिजे मुमालिक, जो उसके पद पे बैठता उसको आरिजे मुमालिक कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बलबन ने दरबारी शिष्टाचार को कठोरता से लागू किया तथा उसके दरबार में ना तो कोई हंसता था ना मुस्कुराता था, तथा उसके समय में दरबारियों का शराब पीना भी निषेध था। यानी कोई हंसी मजाक वाला उसके दरबार में नहीं होता था, बहुत ही सीरियसली लोग चीज़ों को लेते थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बलबन ने कई परंपराएं आरंभ की। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पोबोस सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी व्यवस्था भी लागू की, जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। ये दोस्तों पूछता है कि पोबोस और सजदा और पोबोस, ये दो चीज़ें पूछता है, इनको आप नोट कर लीजिए, ये बलबन के दौर में लागू हुई।
दोस्तों अगला पॉइंट है, बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज, ये भी पूछता है नौरोज कब से चालू हुआ, तो ये है बलबन ने इसको शुरू किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 1885 में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। 1285 में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने पुत्र की मृत्यु पर बलबन को बहुत गहरा आघात हुआ दोस्तों, तथा शीघ्र ही 1 वर्ष के ही अंदर बलबन की मृत्यु हो गई 1286 में। दोस्तों इसका यहीं पे दौर खत्म हो गया। अगला एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इसके। तुगरिल खां बंगाल ने बलबन के काल में विद्रोह किया। तुगरिल खां बंगाल ने, जो बंगाल का था, उसने बलबन के काल में विद्रोह किया था। ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बंगाल की राजधानी लखनौती, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, लखनौती को बलबन के समय विद्रोहों का नगर कहा जाता था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। इसके दरबार में कुछ खास तौर से जो कवि और जो ज्योतिष और ये थे वो हम देख लेते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरू व अमीर हसन, तथा उनके अतिरिक्त ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीमुद्दीन मुतरिज, प्रसिद्ध मौलाना बदरुद्दीन एवं मौलाना हिसानुद्दीन आज बलबन के दरबार में थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरू वाला, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे नोट कर लीजिए, पढ़ना तो सभी है, कहीं से भी कुछ आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि बलबन के उत्तराधिकार रूप में कैकोबाद दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठा। बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकोबाद दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भी बताता हूँ। कैकोबाद का सेनापति एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दोस्तों इसी ने जो है बाद में खिलजी वंश की स्थापना की। और आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका ये पॉइंट है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। दोस्तों इसको जरूर नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुलाम वंश का अक्सर पूछता है अंतिम शासक कौन था, तो ये था आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। दोस्तों ये बलबन के चैप्टर से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके थे पॉइंट, वो हमने नोट करा दिया है। जो भी सवाल आएंगे इन्हीं पॉइंट को तोड़ मड़ोड़ के आएंगे, तो इन पॉइंट को आप थोड़ा जो है कई बार रिवाइज कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को चला के देख लेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।